चंडीगढ़ 20 जुलाई 2025 महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी मदरहुड हॉस्पिटल्स ने पंजाब मेडिकल काउंसिल पीएमसी के सहयोग से ट्राई सिटी पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी मीट 2025 का सफल आयोजन चंडीगढ़ के JW मैरियट होटल में किया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में पंजाब, हरियाणा, अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेश सहित देश भर से 100 से अधिक बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ, न्यूनेटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ साथ मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र भी शामिल हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में बाल और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य पर संवाद करना था, जिसमें बच्चों के जन्म से किशोरावस्था तक समग्र देखभाल को और बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। ऐसा खुला मंच विशेषज्ञों को ज्ञान साझा करने और मिलकर समाधान तलाशने का अवसर देता है। विशेषज्ञों ने गंभीर बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा, बचपन के मोटापे, मधुमेह जैसे बढ़ते स्वास्थ्य संकटों, मानसिक स्वास्थ्य की नियमित जांच और आधुनिक तकनीकों से बीमारियों की शीघ्र पहचान जैसे विषयों पर मंथन किया। सम्मेलन में कॉज जैसे जटिल मामलों पर चर्चा हुई, जो छोटे बच्चों की रक्तवाहिनियों को प्रभावित करता है। साथ ही त्वचा के बदलावों के जरिए छिपे हुए संक्रमणों की पहचान पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। पिकू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और जटिल न्यूरोलॉजिकल विकारों की देखभाल रणनीतियों पर भी विचार विमर्श हुआ। आधुनिक वैक्सीन जैसे मेनिंजोकोकल, HPV और बीफोर्टिस, RSV के लिए जैसे ट्रीटमेंट को भी चर्चा का प्रमुख विषय बनाया गया, जो बच्चों को गंभीर संक्रमणों और कुछ प्रकार के कैंसर से बचाने में मदद करते हैं। डॉक्टर नीरज कुमार, मेडिकल डायरेक्टर, मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल्स, सेक्टर 44, चंडीगढ़ ने कहा, ट्राई सिटी पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी मीट 2025 बाल स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही प्रगति का सशक्त उदाहरण रही। निको और पिको में हो रहे। मेरा नाम डॉक्टर विमलेश सोनी है। मैं न्यूनेटोलॉजिस्ट मतलब बिल्कुल छोटे बच्चों की डॉक्टर हूँ, मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल सेक्टर 44 में। वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ पेरेंट्स के दिमाग में ये मिथ होता है कि बहुत सारे वैक्सीनेशन लगाने से बच्चे को कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा या कोई बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। कई पेरेंट्स का ये सवाल होता है। तो ये हम बता दें कि जैसे काफ़ी बीमारियों के लिए बचाव वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद आया है। जैसे आप पहले सुनते थे कि चेचक की बीमारी पहले होती थी, वो अब इरेडिकेट हो चुकी है, तो वो वैक्सीनेशन की वजह से हुई है। इसी तरह से पोलियो के पहले कितने केसेस आते थे, जो वैक्सीनेशन की वजह से ही, अभी इरेडिकेट तो नहीं बोलेंगे पर हाँ एलिमिनेट, मतलब काफ़ी हद तक कम हो गई कि हम न्यू केसेस हमें पोलियो के देखने को सुनने नहीं मिलते हैं। तो ये सब वैक्सीनेशन की वजह से ही हुआ है। इसी तरह से नई नई बीमारियों के ऊपर अभी रिसर्च हो रहा है, तो नए टीके बन रहे हैं, इसलिए नए वैक्सीनेशन आए हैं। जो लोगों को लगता है कि हमारे ज़माने में तो नहीं थे, तो अब इतने टीकों की क्या ज़रूरत है। तो उस ज़माने में बीमारियां भी ज़्यादा होती थी, जो बीमारियां अब कम हो गई हैं। तो इनको हम कहते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, कि आप कुछ वैक्सीन लगवा के अपने बच्चे को पूरे जीवन के लिए उन बीमारियों से बचा सकते हो। तो इसलिए वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है और ये मिथ को दूर करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताना, किस उम्र तक बच्चे को जो वैक्सीनेशन है वो लगवा सकते हैं? देखो, जो रूटीन वैक्सीनेशन है हमारा, मतलब मैक्सिमम वैक्सीनेशन 5 इयर्स ऑफ एज तक हो जाता है वैक्सीनेशन शेड्यूल। उसके बाद कुछ वैक्सीन हैं, जो 1-2 वैक्सीन जो 10 इयर्स ऑफ एज में लगती हैं, फिर एक 16 इयर्स ऑफ एज में। और वैक्सीनेशन, इनमें से कुछ वैक्सीनेशन ऐसी है जो वैसे बच्चों को हम रूटीन शेड्यूल में लगाते हैं, पर एडल्ट्स ने भी अगर वो वैक्सीन अपने बचपन में नहीं लिए, तो इनमें से कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो वो बड़े एज में भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम बताएं तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, एक चिकन पॉक्स की वैक्सीन, टाइफॉइड की वैक्सीन, ऐसे कुछ और वैक्सीन्स हैं, फ्लू की वैक्सीन, जो बड़े लोग भी ले सकते हैं। अगर हम देखें कि लास्ट 2 डिकेड्स में तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो निक्कू केयर में, इनफैक्ट पिक्कू केयर में भी सर्वाइवल्स काफ़ी बेटर हो गए हैं। जो एक इंटैक्ट सर्वाइवल की बात करते हैं हम, कि हाँ बच्चा अगर सर्वाइव करे तो उसमें कोई लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज़ ना हो, वो काफ़ी हद तक रिज़ल्ट्स बेटर हुए हैं। नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई वेंटिलेशंस हैं, नए इक्विपमेंट्स हैं, नई नॉलेज है। नॉलेज ऑब्वियसली एड्स ऑन टू आपके सर्वाइवल रेट्स को और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी प्रिवेंशन को इफ़ेक्ट करता है। तो आज की डेट में लास्ट एक डिकेड में काफ़ी बेटर हो गई है ये न्यूनेटल केयर, एंड इवन पीडियाट्रिक आईसीयू केयर इज़ मच बेटर नाउ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और
निक्कू के बच्चे होते हैं, जो निक्कू वो सर्वाइवल रेट काफ़ी अब तो अच्छा हो गया, तो आप इन फ्यूचर उनका कैसे रहता है? सी देखो, इसमें सर्वाइवल रेट निक्कू के बच्चों का बेटर हो गया है। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली है कि ये जो अगर बेटर नियोनेटल आईसीयू है उनमें सर्वाइवल रेट का काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जिनमें बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स बेटर हैं, तो उनमें लास्ट एक डिकेड या उससे ज़्यादा में काफ़ी डिफरेंस आ गया। आजकल हम बात सर्वाइवल के साथ साथ हम इंटैक्ट सर्वाइवल की करते हैं। इंटैक्ट सर्वाइवल का मतलब है कि बच्चा की किसी की लाइफ बचती है तो वो कोई उसको डिसेबिलिटी ना हो, कोई लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज़ ना हो। आज की डेट में अगर बहुत छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं, कोई 26 हफ्ते, 27 हफ्ते, 28 हफ्ते, इनका सर्वाइवल भी आम हो गया है ना। सो ऐसे में व्हाट वी हैव सीन इज़ कि इंटैक्ट सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी हद तक काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। मोर देन 90% बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक बड़े होते हैं। वी हैव सीन 500 ग्राम के बच्चे, 600 ग्राम के बच्चे, 800 ग्राम के बच्चे, दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छा करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज़ नहीं है। देयर आईक्यूज़ आर क्वाइट ओके, इनफैक्ट काफ़ी तेज़ होते हैं, काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं कई बच्चे। सो ओवरऑल देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस इन लास्ट 1 डिकेड। मेरा नाम डॉक्टर आशीष धार्मिक है। आई एम न्यूबॉर्न एंड पीडियाट्रिक सर्जन एंड आई एम practicing in Tri-City for almost 20 years now. So I am primarily associated with Mother Road Chaitanya Hospital Mohali and also Mohali unit. So in last 20 years I am covering these two units and couple of other centers also. और डॉक्टर साहब अभी आपने एक 15 साल के बच्चे का केस जो है इंटरनल Yes, yes. How rare is that was? What was the success rate? सी हिंदी में मैल रोटेशन एक इंटेस्टाइन का प्लेसमेंट का एबनॉर्मलिटी है, जिसमें कि इंटेस्टाइन की प्लेसमेंट नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल प्लेस हो जाती है एंड इट इज़ नॉट अ वेरी रेयर डिफॉर्मिटी बट आई वुड से 1 in 2000. सो यूजुअली द प्रेजेंटेशन कैन, जो बच्चे प्रेजेंट होते हैं वो जल्दी भी आ सकते हैं, जल्दी मतलब इन्फेंसी लेस देन 1 year, या कभी कभी वो लेट भी प्रेजेंट होते हैं। ये पर्टिकुलर बच्चा जो आप मेंशन कर रहे हैं, आई थिंक हमारे पास 2 महीने की एज में आया था विथ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब उसको पेट दर्द था, वॉमिटिंग्स थी और स्टूल नहीं कर रहा था। सो फिर हमने कुछ स्कैन्स किए, एक्सरेज किए, अल्ट्रासाउंड्स किए एंड वी पिक द डायग्नोसिस और फिर हमने उसको ऑपरेट किया। तो एक लैट्स प्रोसीजर करके होता है, तो वी डिड दैट। उसके बाद बच्चा रिकवर करके 4-5 days में घर चला गया एंड टू आवर सरप्राइज द चाइल्ड केम आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 15 years व्हेन ही वाज 15 नाउ, विथ पेन एब्डोमेन एंड वॉमिटिंग्स। पेट दर्द था, वॉमिटिंग थी एंड वी गॉट द एक्सरेज डन। तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज एनी जो भी बच्चा किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वेदर इट इज़ सर्जिकल, एनी सर्जिकल इश्यूज़ के लिए ऑपरेट होता है, सो अंदर भी स्कारिंग हो जाती है। जैसे बाहर आपको कट लगता है तो स्कार्स होते हैं, वैसे अंदर भी स्कारिंग होती है, तो जाले बन जाते हैं, उसको एडिजन्स बोलते हैं। समटाइम्स द एडिजन्स आर, कभी कभी वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, दे डोंट कॉज एनी प्रॉब्लम्स, बट कभी कभी वो डेंस हो जाते हैं, तो देन दे कैन कॉज प्रॉब्लम। तो इस बच्चे में थी थोड़ी सी इश्यूज़, तो वी हैड टू ऑपरेट एंड देयर वर लॉट ऑफ एडिजन्स। वो बेसिकली रिएक्शन होती है बॉडी की एक, तो उसको हमें रिलीज़ करना पड़ा एंड देयर वाज पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा किंकिंग हो रही थी, नैरोइंग हो गई थी, तो फिर हमें इसको काट के जोड़ना भी पड़ा। बट द चाइल्ड रिकवर्ड, नाउ ही इज़ इन, मतलब अपना स्टडीज़ कर रहा है। सर जैसे वो बच्चे को आपने पहले ऑपरेट किया था, सो दोबारा से किस रीजंस की वजह से उसको सेम प्रॉब्लम हुई, कोई सिम्टम्स? द प्रॉब्लम इज़ नॉट सेम, नहीं प्रॉब्लम सेम नहीं है। द प्राइमरी प्रॉब्लम तो करेक्ट हो गई है। जैसे मैंने आपको समझाया कि देर आर 10 different रीजंस जिसकी वजह से कोई भी बच्चा ऑपरेट हो सकता है, बट एडिजन्स इज़ कॉमन टू ऑल। वो हर बच्चे के लिए अगर मान लो फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस बेबीज़ ऑपरेट होंगे, बट जो एडिजन्स हैं फॉर एनी एब्डोमेन सर्जरी, कोई भी एब्डोमेन सर्जरी के लिए एडिजन्स है, इट इज़ अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द सर्जरीज। तो इसमें वो चीज़ थी। जी सर। मैं डॉक्टर नीरज कुमार, मेडिकल डायरेक्टर एंड HOD पीडियाट्रिक्स, मदरहुड हॉस्पिटल्स, ट्राई सिटी। हमारे यहाँ पे 4 हॉस्पिटल्स हैं और हमारी स्पेशलिटी वीमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है। आज हमने ये फर्स्ट एडिशन ट्राई सिटी पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी कॉन्फ्रेंस की है। जैसे हम सबको पता है कि एडल्ट्स में अलग अलग सुपर स्पेशलिटी होती है, अब पीडियाट्रिक्स के फील्ड में भी ये सुपर स्पेशलिटीज़ काफ़ी डेवलप हो रही हैं।
चाहे वो बच्चों के न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियोलॉजी की हैं और बाकी लिवर की, जीआई ट्रैक्ट की, तो ये अभी सारी बहुत डेवलप हो रही हैं। और एक जनरल प्रैक्टिशनर जो जनरल पीडियाट्रिशियन है, उसके लिए ये सारी डेवलपमेंट्स को नॉलेज रखना और उसको अपने पेशेंट्स के लिए यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा इस कॉन्फ्रेंस का एम ये है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो अपने एक्सपीरियंस से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट की केयर कैसे बेटर कर सकते हैं वो जनरल पीडियाट्रिशियंस को बताएं। तो इसमें हमारा एक पैनल है जो न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा, एक है जो बच्चों के इंटेंसिव केयर आईसीयू को डिस्कस करेगा, एक इन्फेक्शंस को डिस्कस करेगा और एक वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस करेगा। सेकंड जो है पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन जो कि हम सब बच्चों को अपने लगाते हैं उसमें एक न्यू अब अवेलेबल हुई है जिसको RSV वैक्सीन या उसकी इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। RSV जो है एक तरह का वायरस है जो लेस देन 1 ईयर के बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का इंक्लूडिंग निमोनिया और बाकी जो लंग्स की डिजीज़ हैं उसका सबसे कॉमन कारण माना जाता है। और ये एक तरह का वायरस होता है तो इसकी कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है अवेलेबल और काफ़ी कॉमन है कि इसकी वजह से बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और काफ़ियों को इंटेंसिव केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तक इंडिया में इसका वैक्सीन अवेलेबल नहीं था, पिछले 1-1.5 महीने से ही इंडिया में भी अब वो लॉन्च हुआ है जो कि सभी न्यूबॉर्न बच्चों को 1 डोज़ लगाना रिकमेंडेड है जो कि उसका पहला साल निकाल सकते हैं और बीमारी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और सेकंड जो एक पैनल ने हमारा डिस्कस किया वो ये कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो हर घरों में पेट्स होने काफ़ी कॉमन हो गए हैं। जैसे हमें पता है कि डॉग्स को, कैट्स को रखना कॉमन हो गया है और हम सब के पास एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में पेट्स की बाइट के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। तो अब क्या होता है जब वो आते हैं पेशेंट तो हमें 2 तरह के इंजेक्शन लगाने होते हैं, एक जो उस जगह पे जहाँ पे चोट लगी है और दूसरा जो बाकी 5 इंजेक्शन का कोर्स होता है। तो हम सब ने ये डिस्कस किया कि जैसे बाकी वैक्सीन्स हम प्रिवेंटिव लगाते हैं तो पब्लिक को एटलीस्ट जो पेट्स रख रहे हैं अपने घरों में उनको रेबीज़ का भी प्रिवेंटिव लगवाना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर कोई उनको बच्चे को कट भी लगा है, पेशेंट को किसी को बाइट हुआ है तो उनको फिर बहुत कम बूस्टर लगाना पड़ेगा बाइट के बाद। तो एक ये इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा कम्युनिटी में भी।